नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 की। और इसमें भी खास तौर पर नियम 35 जो अर्न्ड लीव यानी अर्जित अवकाश से जुड़ा है। जी, ये उन सरकारी कर्मचारियों के लिए है जिन्हें स्कूलों या कॉलेजों जैसी लंबी छुट्टियां नहीं मिलती। जी। तो इस बातचीत में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये अर्जित अवकाश है क्या भला, कैसे मिलता है, कितना जमा होता है, कौन देता है छुट्टी। चलिए शुरू करते हैं। जी। तो सबसे पहला सवाल, ये अर्जित अवकाश ईएल जिसे कहते हैं, ये होता क्या है? सुनने में लगता है कमाई हुई छुट्टी। हाँ, बिल्कुल सही पकड़ा आपने। अर्जित अवकाश मतलब वो छुट्टी जो कर्मचारी अपनी ड्यूटी करके, सेवा करके कमाता है। ये बस एक क्या कहते हैं सुविधा नहीं है, बल्कि ये पहले की गई ड्यूटी का एक तरह से इनाम है। और हाँ, ये कैजुअल लीव या स्पेशल कैजुअल लीव से बिल्कुल अलग है। ये एक रेगुलर सरकारी कर्मचारी के खाते में जमा होने वाली समझ लीजिए मुख्य छुट्टी है। अच्छा, तो ये नियम 35 जैसा आपने कहा, उन पर लागू हैं जो वेकेशन डिपार्टमेंट में नहीं है। मतलब जिन्हें वो गर्मी सर्दी की लंबी छुट्टियां मिलती हैं, उनके लिए। उनके लिए अलग नियम है, नियम 36। उसमें अलग तरीके से हिसाब होता है। पर हाँ, आज हम फोकस कर रहे हैं नियम 35 पर, जो कर्मचारियों के एक बहुत बड़े हिस्से पर लागू होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं मुद्दे की बात पर। ये छुट्टी अर्जित कैसे होती है? कमाई कैसे जाती है? इसका कोई हिसाब किताब है? हाँ, इसका एक तय फॉर्मूला है हम्म। और ये इस बात पर निर्भर करता है कि सर्विस कितनी हो गई है। अच्छा, कैसे? देखिए, सर्विस के पहले 10 साल तक हर 24 दिन की ड्यूटी के लिए एक ईएल जमा होती है। 24 दिन पर एक छुट्टी। ठीक है। फिर अगले 10 साल, मतलब 11 से 20 साल की सर्विस हो गई, तो रेट थोड़ा बढ़ जाता है। तब हर 18 दिन की ड्यूटी पर एक ईएल मिलती है। अच्छा, तेज हो गया थोड़ा। जी। और अगर 20 साल की सर्विस पूरी हो गई, तब तो और तेज। तब हर 12 दिन की ड्यूटी पर एक ईएल जमा होती है। अरे वाह! मतलब सीधा हिसाब है, जितनी लंबी नौकरी, उतनी जल्दी-जल्दी छुट्टियां जमा होंगी। बिल्कुल। हाँ, ये तरीका दिखाता है कि सिस्टम लंबी और लगातार सर्विस को वैल्यू देता है, उसे रिवॉर्ड करता है। मतलब तजुर्बे और क्या कहते हैं, समर्पण की कद्र है। हम्म। सोचिए, एक नए जॉइनी को पहली ईएल कमाने में करीब 24 दिन लग जाएंगे और 20 साल वाले को सिर्फ 12 दिन। सही बात है। अच्छा, ये तो हुई कमाने की बात। अब उन्हें जमा करने का क्या हिसाब है? कि इतनी छुट्टियां हम मतलब कर्मचारी जमा कर सकता है, कोई लिमिट्स हैं? देखिए, जमा करने पर कमाल की बात यह है कि कोई ऊपरी सीमा है ही नहीं। आप अपनी पूरी सर्विस में जितनी चाहें उतनी ईएल जमा कर सकते हैं। सच में कोई लिमिट नहीं? जी हाँ, जमा करने पर कोई रोक नहीं। लेकिन एक बार में आप कितनी छुट्टी ले सकते हैं, उस पर लिमिट जरूर है। अच्छा, वो क्या लिमिट्स हैं? अगर छुट्टी भारत में ही बितानी है, तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा 365 दिन की ईएल ली जा सकती है। 1 साल? जी। और अगर छुट्टी का कुछ हिस्सा या पूरी छुट्टी भारत से बाहर बितानी है, तो ये लिमिट बढ़कर 500 दिन तक हो जाती है। ओह! 500 दिन? तो जमा करने पर कोई रोक नहीं, पर एक बार में लेने पर है। इसका क्या लॉजिक हो सकता है? शायद संतुलन बनाने के लिए। मतलब कर्मचारी भविष्य के लिए, शायद रिटायरमेंट के आसपास या किसी बड़ी जरूरत के लिए छुट्टियां बचा सकें। लेकिन एक साथ बहुत लंबी छुट्टी लेने पर ऑफिस का काम भी तो देखना है ना। तो शायद इसलिए इस्तेमाल पर एक सीमा रखी गई है। ये बात भी सही है, संतुलन जरूरी है। अच्छा, अब एक और जरूरी सवाल, ये छुट्टी देगा कौन? मतलब मंजूरी किससे लेनी होगी? क्या सबके लिए एक ही अवसर है? नहीं नहीं, ये निर्भर करता है कि कर्मचारी किस ग्रुप का है और कितनी लंबी छुट्टी चाहिए। अच्छा, कैसे? जैसे ग्रुप सी और डी के जो कर्मचारी हैं, उनके लिए उनके ऑफिस के जो हेड होते हैं, वो 120 दिन तक की ईएल दे सकते हैं। हम्म। लेकिन ग्रुप ए और बी के अफसरों के लिए ऑफिस हेड सिर्फ 30 दिन तक की ही छुट्टी मंजूर कर सकते हैं। तो अगर ए या बी ग्रुप वालों को 30 दिन से ज्यादा चाहिए या सी डी वालों को 120 दिन से ज्यादा। तो फिर मामला ऊपर जाता है। डिपार्टमेंट के जो हेड होते हैं, विभागाध्यक्ष, वो 240 दिन तक की छुट्टी दे सकते हैं। और इससे भी ज्यादा चाहिए तो फिर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट यानी प्रशासनिक विभाग के पास जाना होगा। वो भारत में 365 दिन और विदेश जाने के केस में 500 दिन तक की छुट्टी मंजूर कर सकते हैं। बाप रे, काफी सारे लेवल हैं। जी। और एक और बात, अगर छुट्टी इन सारी लिमिट से भी ज्यादा चाहिए हो, तो उसके लिए फिनांस डिपार्टमेंट की पहले से मंजूरी लेनी पड़ती है। ये एक तरह का कंट्रोल मैकेनिज्म है, ताकि सब कुछ नियमों के दायरे में रहे। समझ गया। तो अब आखिर में अगर हम समेटें तो ये अर्जित अवकाश इतना महत्वपूर्ण क्यों है कर्मचारी के लिए? देखिए, इसके कई फायदे हैं।
पहला तो ये कि ये असली ड्यूटी के बदले मिलती है, ये कोई खैरात नहीं। दूसरा, इसे जरूरत पड़ने पर दूसरी तरह की छुट्टियों के साथ मिलाया जा सकता है, जैसे हाफ पे लीव वगैरह, नियमों के अनुसार। और शायद सबसे बड़ा आकर्षण, रिटायरमेंट के टाइम पर बची हुई ईएल का नकदीकरण। नकदीकरण? मतलब पैसा मिलता है छुट्टियों का? बिल्कुल। रिटायरमेंट पर जितनी ईएल आपके खाते में जमा है, उनका पैसा मिलता है। ये एक अच्छी खासी रकम हो सकती है, जो रिटायरमेंट के बाद बहुत काम आती है। तो कुल मिलाकर देखें तो ईएल वर्क लाइफ बैलेंस में मदद करती है, रिफ्रेश होने का मौका देती है और आखिर में एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी देती है। हम्म। तो कह सकते हैं कि नियम 35 के तहत ये अर्जित अवकाश हरियाणा सरकार के कर्मचारियों के लिए, खासकर नॉन वेकेशन वालों के लिए, एक बहुत ही अहम और फायदेमंद प्रावधान है। ये सेवा को भी पहचानता है, जरूरत पड़ने पर लचीलापन भी देता है और आर्थिक लाभ भी। जी बिल्कुल। और ये सोचने वाली बात भी है कि कर्मचारी अपनी इन हकों के बारे में कितने जागरूक है और क्या वो अपनी जरूरत और नियमों के हिसाब से इसका सही इस्तेमाल कर पाते हैं। सही कहा। चलिए अब एक जरूरी बात, अस्वीकरण, डिस्क्लेमर। जी। देखिए, यहाँ जो भी जानकारी दी गई है वो सिर्फ मार्गदर्शन के लिए है। ये हरियाणा सिविल सेवा अवकाश नियम 2016 के प्रावधानों पर आधारित है। लेकिन नियम बदलते रहते हैं, व्याख्याएं अलग हो सकती हैं। तो हमारी सलाह यही है कि किसी भी स्थिति में संबंधित नियमों को खुद जरूर जांच लें। जी हाँ, हमेशा आधिकारिक नियमों और अपने विभाग से पुष्टि करना ही सबसे सही रहता है।